दोस्तों, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्वों के बारे में अक्सर हम विवाद को पढ़ते आए होंगे। हमने 24वां 25वां संविधान संशोधन, गोलकनाथ केस, 42वां संविधान संशोधन, मौलिक अधिकारों के संबंध में मिनर्वा मिल्स का केस, इन सबको पढ़ा होगा। तो आज हम देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या विवाद है और कौन कौन से केसेस और अमेंडमेंट्स हैं, उनको हम समझेंगे। इसी में हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, यानी मौलिक ढांचे का कॉन्सेप्ट है, वो भी उभर कर आता है। तो अगर हम बात करते हैं, एकदम शुरू से हम बात करें, तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले सरकार, जब हमारा देश आजाद होता है तो भूमि के वितरण या संसाधन के वितरण के लिए एक लैंड रिफॉर्म एक्ट आता है 1950 में। और लैंड रिफॉर्म एक्ट मूल रूप से अगर आप देखोगे, जैसे 39 का बी और 39 का सी है, हमारे राज्य के नीति निषेध तत्वों में जोड़ा गया है कि सभी के संसाधनों का वितरण समान हो और संपत्ति का संकेंद्रण एक जगह ना हो पाए, इसी आधार पर लाया गया। लेकिन इसको क्योंकि मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 32 के तहत ये बात रखी गई है कि अगर उनका हनन होता है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, 226 के तहत तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। तो इसी आधार पर इसको चुनौती दे दी गई 19(1) के एफ और 31 में। उस समय था ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, लेकिन उस समय था और इसको चुनौती दी गई। तो शुरुआत तो आजादी के बाद से ही हो जाती है, संविधान जैसे ही लागू होता है उसके साथ ही चुनौती सामने देखने को मिलती है। अगला केस जो आता है, यानी कि वरीयता किसको दी जा रही है? मौलिक अधिकारों को, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के खिलाफ। क्योंकि राज्य के जो नीति निषेध सिद्धांत है वो सीधे आप उसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकारों के हनन पे आप जा सकते हो। अगला केस आता है चंपकन दुराईराजन का केस। बेसिकली ये मामला क्या था कि मद्रास में चंपकन दुराईराजन एक महिला रहती हैं जो जो मेडिकल के एग्जाम होते हैं उनमें उनके मार्क्स अच्छे रहते हैं, लेकिन उनको वो कॉलेज नहीं मिल पाता क्योंकि वहां पे रिजर्वेशन लागू किया जाता है। और जिस कारण से ये मामला कोर्ट चला जाता है और कोर्ट में इसको चुनौती आती है और कोर्ट बोलती है कि नहीं, वरीयता तो किसको मिलेगी? मौलिक अधिकारों को मिलेगी। हालांकि उसके बाद संशोधन किया जाता है आर्टिकल 15 में सब आर्टिकल यानी कि क्लॉज 15 का 4 जोड़ा जाता है, जिसके बारे में आप मौलिक अधिकारों में पढ़ते हैं, है ना, आरक्षण से संबंधित है। उसी के मामले में एक शंकरी प्रसाद केस है 1951 में, जिसमें भी इस केस में भी मौलिक अधिकारों को वरीयता दी जाती है, किसके ऊपर? राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के ऊपर, है ना। यहाँ पे देखते हैं, लेकिन संशोधन हो सकता है डीपीएसपी लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाता है, लेकिन वरीयता मौलिक अधिकारों को ही रहती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस आता है सज्जन सिंह केस। इसमें भी फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है। मतलब इसमें भी ये बोला जाता है कि भाई ठीक है, मौलिक अधिकारों को वरीयता है, लेकिन डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निषेध तत्वों को अगर हम लागू कर रहे हैं तो उसके संबंध में मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है ना। लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह बोला जा सकता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। तो बोले कौन करेगा संशोधन? बोले संशोधन वो करेगा जो संविधान सभा में थे, या संविधान सभा संशोधन करेगी। और इसी के बाद परिवर्तन होता है और एक इस निर्णय को परिवर्तित करने के लिए संविधान में किया जाता है 24वां और 25वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया जाता है? 24वें संविधान संशोधन में बोलते हैं कि किसी भी भाग में पार्लियामेंट चाहे तो संशोधन कर सकती है संविधान में। और 25वां भाग, जो 25वां संविधान संशोधन था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह जोड़ी गई, आर्टिकल 31 का सी जोड़ा जाता है। और 31 के सी में यह प्रावधान कर दिया जाता है 25वें संविधान संशोधन में कि जो आर्टिकल 39 का बी और 39 का सी है, जिसकी हमने चर्चा की, यानी कि संपत्ति के वितरण को और संपत्ति के संकेंद्रण को रोकने के लिए अगर कोई कानून बनता है तो उसमें आप समानता और स्वतंत्रता का हनन होगा ही। तो अगर इन दोनों के संबंध में स्वतंत्रता और समानता का हनन होता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि उसके लिए खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते। ये व्यवस्था इसमें कर दी गई, यानी कि गोलकनाथ केस को पलटने की कोशिश की गई। होना क्या था? केशवानंद भारती केस आ गया इसी के मामले में। और केशवानंद भारती केस में एक महत्वपूर्ण बात यह बोलेगी कि चलो ठीक है, आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 13 का संबंध है कि 13 में ये बोला गया है कि भाई जो भी चीज कोई भी विधि मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगी, असंगत होगी, तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या वो शून्य होगी। तो विधि के तहत 368 को नहीं रखा गया कि चलो ठीक है 368 विधि नहीं है, तो यानी कि आप संशोधन कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि आप ये बोल रहे हो कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी में पहली बार बोला कि न्यायिक समीक्षा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि संविधान का मूल ढांचा है, और यहीं से मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये मूल ढांचे में तो उसमें आगे चलकर बहुत सारी व्याख्या दी गई ना, धर्मनिरपेक्षता, है ना, ये चीजें उसमें आप देखोगे कि धर्मनिरपेक्षता जैसे संप्रभुता, ये सामाजिक आर्थिक न्याय, ये सारी चीजें बाद में जोड़ी गई हैं, लेकिन ये यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो केशवानंद भारती में क्या आता है? बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आता है और न्यायिक समीक्षा हो सकती है। फिर 42वां संविधान संशोधन होना था,
केशवानंद भारती के निर्णय को पलटने के लिए बोले कि हम संशोधन कर सकते हैं, और साथ के साथ क्या कर सकते हैं, साथ के साथ इसमें महत्वपूर्ण बात आएगी कि हम सारे जो डीपीएसपी है ना उनको महत्व दे देंगे मौलिक अधिकारों पर। ठीक है, लेकिन होना क्या था, फिर मिनर्वा मिल्स केस आता है 1980 का, जिसमें यह बोला जाता है कि देखो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व दोनों व्यक्तियों के, लोगों के हितों के लिए है, तो इन दोनों में टकराव नहीं, सहयोग होना चाहिए। तो ये धारणा गलत है कि ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, और इसी आलोक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी बोला है कि मूल अधिकार संविधान की चेतना है और नीति निर्देशक तत्व संविधान का दर्शन है। आशा करते हैं मैंने बहुत ब्रीफ में, शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए या नई नई चीजें सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए KGS UGC नेट के साथ। धन्यवाद।